देखिए, ये श्री भादो माता पंचांग है। मेरे पास संमत 2080 का है, आपके पास गुणस्सी का है, उससे ही देख लें। सबसे पहले ये परिचय दिया गया है पंचांग का, इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि श्री भादो माता पंचांग का सभी गणित निम्मच के अक्षांश 24, 28 उत्तर और रेखांश 74, 51 पूर्व पर किया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग व करण के घटिपल निम्मच के स्पष्ट सूर्योदय से समाप्ति काल के हैं। मतलब ये जो घटिपल में मान होता है पंचांग में, वो उस नगर के लिए ही होता है या वहां के आसपास तक चल सकता है। बाकी अन्य स्थानों पर अगर घटिपल का प्रयोग अगर आप करेंगे तो उस पंचांग का परिवर्तन करना पड़ेगा। आज का हमारा प्रकरण मैं लिख देता हूं पहले, फिर ही चालू करें। पंचांग कैसे देखें, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आपको उस पंचांग जिसका आप उपयोग करने वाले हैं, उस पंचांग को एक बार अवश्य पढ़ लें। तो और तिथि, नक्षत्र के घंटा, मिनट भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से समाप्ति काल के हैं, जो भारत में सर्वत्र उसी टाइम से होंगे। घंटा मिनट में जो समाप्ति काल दिया है वो पूरा भारत के अंदर वो स्वीकार्य होगा। अब कुछ कहते हैं कि भाई सूर्योदय भी स्टैंडर्ड टाइम में है तो वो भी पूरे भारत में दिखना चाहिए, तो नहीं। स्टैंडर्ड टाइम में चाहे सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, या किसी ग्रह का लोप हो, किसी ग्रह का दर्शन हो, किसी ग्रह का उदय हो, किसी ग्रह का अस्त हो, ये सभी उस स्थान विशेष के होते हैं, वे सभी जगह प्रयुक्त नहीं होते हैं। ग्रहों का राशि, नक्षत्र प्रवेश काल पूरे भारत में मान्य होगा। इसी प्रकार से इनके तिथि, नक्षत्र, योग, करण के समाप्ति काल घंटा मिनट में है तो वो पूरे भारत में मान्य होंगे। सूर्योदय, सूर्यास्त भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार निमच नगर के हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त किरण वक्रीभवन संस्कार रहित हैं। प्रत्यक्ष देखने के लिए सूर्योदय में 2 मिनट घटावे और सूर्यास्त में 2 मिनट जोड़े। देखिए, सूर्य हमसे अनंत गुना दूरी पर है। अब यदि ये एक पहाड़ी है या ये भूमि मान लेते हैं हम, और सूर्य यहां पर है, यहां पर है, तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो सीधी ऐसे जाएगी। ठीक है। अब यहां एक व्यक्ति खड़ा है, उसको ये दिखेगा ही नहीं, परंतु क्या होता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये जो है प्रकाश किरण यहां से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। मुड़ जाएगी तो ये सूर्य जो हमें यहां दिख रहा है वो यहां दिखेगा दर्शक को। अब चाहे सूर्य इतना नीचे है, परंतु ये उस व्यक्ति को जो यहां खड़ा है उसको ये सूर्य उदय 2 मिनट पहले दिख जाएगा। इसलिए हमारे गणित से जो सूर्योदय आता है उसमें 2 मिनट जोड़ दे तो हमें सूर्योदय, घटा दें, जोड़ेंगे नहीं, 2 मिनट घटा दें तो हमें सूर्योदय दिख जाएगा। और ऐसा ही सूर्य अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक वो दिखता रहता है, किरण वक्रीभवन के कारण से। किरण वक्रीभवन का अर्थ है किरण टेढ़ी हो जाने के कारण से यह संस्कार हमें करना पड़ता है। देखिए, सूर्य उदय, ये हमारा सूर्य उदय हुआ। अब इसको कहते हैं अपर लिंग, मतलब ऊपरी छोर। ऊपरी छोर अगर आपका उदय हुआ तो ये जो पश्चिमी मान्यता वाले हैं या आधुनिक ज्योतिषी हैं वो इसको सूर्योदय कहते हैं, और पहले भी ऐसा होता था। और कुछ कहते हैं सूर्य उदय पूरा होने पर सूर्योदय कहा जाए
तो इसको सूर्योदय कहते हैं। कुछ इसको सूर्योदय कहते हैं, कुछ इसको सूर्योदय कहते हैं, और कुछ मिडिल लिम्ब सूर्योदय, अपर लिम्ब, मिडिल लिम्ब और लोअर लिम्ब सूर्योदय। तो ये सूर्योदय तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार तो ये हुए और तीन प्रकार ऐसे हो जाएंगे। मतलब इस सूर्य का किरण वक्रीभवन संस्कार के कारण ऊपरी छोर दिखना, फिर मिडिल दिखना और फिर लोअर दिखना। तो तीन प्रकार इसके न तीन प्रकार इसके, 6 प्रकार से सूर्योदय हमारे शास्त्रों में वर्णित है। परंतु हम जो निकालते हैं सूर्योदय, वो दोनों के लड़ाई झगड़े की बजाय बीच वाला लेते हैं। भारतीय ज्योतिष में मिडिल लिम्ब सूर्योदय को ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अपर लिम्ब को भी नहीं लेते, लोअर लिम्ब को भी नहीं लेते, मतलब उच्च छोर को भी नहीं लेते, निम्न छोर को भी नहीं लेते हैं, और मध्यम भाग का इसका सूर्योदय को हम स्वीकार करते हैं। तो हमारे समस्त गणितीय कार्यों में ये मध्यम केंद्र, मध्यम केंद्र में जब उदित होता हुआ दिखेगा तो हम उसको सूर्योदय कहेंगे, और उसी को जन्म पत्रिका आदि निर्माण में, धर्मशास्त्र आदि निर्णय में इसी का प्रयोग होगा। आधा सूर्य उदय हो जाए उसको हम सूर्योदय कहेंगे, इसको सूर्योदय नहीं कहेंगे। इसके लिए आपको इस सूर्योदय में 2 मिनट घटाकर देखना पड़ेगा तो प्रत्यक्ष में दिखेगा। यहां आपके ये बात समझ में आ गई होगी किरण वक्रीभवन संस्कार क्या है, और ये मिडिल लिम्ब सूर्योदय, अपर लिम्ब सूर्योदय, लोअर लिम्ब सूर्योदय क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। तो हम इन सूर्योदय के ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो हमारी विश्व दिनमान सारिणी है उससे जो सूर्योदय प्राप्त होता है वो सूर्योदय मिडिल लिम्ब ही आता है। ये देखेंगे आप विश्व दिनमान सारिणी, इससे जो सूर्योदय प्राप्त होगा पूरे विश्व में कहीं का भी, वो सभी जो है आपका मिडिल लिम्ब सूर्योदय होगा। ये सूर्योदय हम ज्योतिष में ग्रहण करते हैं, मिडिल लिम्ब वाला। अब इसके बाद अगले बिंदु पर हम आते हैं। इसके बाद लिखा है सूर्य चंद्रादि ग्रहों का राशियादि संचार एवं भद्रा पंचक ग्रहों के उदयस्त वक्रमार्ग आदि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में जो भारत में सर्वत्र उसी टाइम में होंगे, यह इस पंचांग की मुख्य विशेषता है। ग्रहों के उदयस्त जरूर संपूर्ण भारत में वो मान्य नहीं होंगे, बाकी राशि संचार है, नक्षत्र संचार है, भद्रा पंचक, ये सभी स्टैंडर्ड टाइम में ये पूरे भारत में एक जैसे मान्य होंगे। इसके बाद महीनों में प्रतिदिन का सूर्य स्पष्ट, अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या के ग्रह स्पष्टों के राशियादिमान स्टैंडर्ड टाइम प्रातः 5:30 के नीचे उस दिन की गति, वक्री मार्गी उदयस्त व ग्रहों के नक्षत्र चरण तथा ग्रहों की नाड़ियां दी गई हैं। ग्रह स्पष्टों के साथ दी गई कुंडली भी उसी समय की है। एक बार प्रश्न उठा कि आपने लिखा है कि 5:30 बजे की कुंडली दी गई है, परंतु यदि हम उस समय का लग्न साधन करें तो वो आपका लग्न अलग ही आता है और आपने जो कुंडली दी है वो अलग दी गई है। तो यहां पर जो पंचांग में लस्टर जिसको कहते हैं 15-15 दिन के होते हैं, उनमें जो 2 कुंडलियां रहती है वो कुंडलियां 5:30 बजे की दी गई है, पर वो सूर्य कुंडली है न कि लग्न कुंडली है। उस समय की लग्न कुंडली नहीं है, 5:30 बजे की सूर्य कुंडली है। वो पंचांग में जो भी दी जाती है वे सब सूर्य कुंडलियां दी जाती है। सूर्य जिस राशि पर है वो यहां से चालू करते हैं हम। इसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करें तो तिथि व नक्षत्र तथा चंद्रमा, भद्रा, ग्रह चार आदि में 13, 14, 15 दिए गए घंटा मिनट रेलवे टाइम के अनुसार है। आगे दिए 24, 25, 26 आदि अंक रात्रि का समय बताते हैं, जैसे 24 को रात्रि के 12 बजे, 25 को रात्रि के 1 बजे, 26 को रात्रि के 2 बजे समझे। इसी प्रकार आगे के अंकों में से 24 घटाकर अर्धरात्रि की बात का समय समझे। देखिए हमारे यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 24, 25, 26, 27 ऐसे दिया गया है। वो
हम पंचांग के अंदर या हमारे सनातन धर्म के अंदर हम सूर्योदय से सूर्योदय का गणित करते हैं, न कि आधी रात्रि का। आधी रात्रि से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो संपूर्ण गणित है वो काय में चलता है, सूर्योदय से सूर्योदय चलता है। कोई भी व्रत पर्व आदि का निर्णय किया जाता है तो सूर्योदय को आधार मानकर उससे कितनी दूरी पर निशित आएगा, उससे कितनी दूरी पर मध्याह्न आएगा, अपराह्न आएगा, वो सूर्योदय से उसकी दूरी नापी जाती है। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो सूर्योदय हमारे शास्त्रों में प्रधान है। इसलिए हम जो नक्षत्र का मान है, रात को 12 बजे 24 बज जाती है, 1 बजे हम 25 लिखते हैं, 2 बजे हम 26 लिखते हैं, 3 बजे हम 27 लिखते हैं, 4 बजे 28 लिखते हैं, 5 बजे 29 लिखते हैं, 6 बजे 30 लिखते हैं और 7 बजे 31 लिखते हैं। 32 नहीं आएगा क्योंकि हमारा सूर्योदय अधिकतम 7:20 है या 7:30 बजे है, इस पर हो जाता है। तो हम ये 7:29 पर अगर कोई नक्षत्र समाप्त हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे 24 और 7:31 बजकर 29 मिनट पर उसका समाप्ति काल रहेगा। अर्थात आज जो सूर्योदय हो रहा है 7:30 और इससे 1 मिनट पहले ही कोई नक्षत्र समाप्त हुआ तो उसको लिखेंगे 31:29। ठीक है। अब उसके बाद जो दिया गया है, इस पंचांग का गणित भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दृश्य पद्धति से किया गया है। यह निर्यण पद्धति को सर्वत्र मान्य की है। यह निर्यण पद्धति को अपनाया गया है। अयनांश, चित्रा पक्षी, धुनन संस्कार युक्त ग्रहण किए गए हैं। दैनिक लग्न सारणी में समय का उल्लेख ईस्टर्न टाइम के अनुसार निमच का है और लग्न का प्रारंभ काल लिखा गया है। ठीक है। लस्टर में एबीसी आदि चिन्ह दिए, उनका अर्थ यह है कि विवरण उस लाइन में नहीं आ सका, जो चिन्ह जहां लगाए गए हैं वैसा ही चिन्ह कहीं दूसरी लाइन में लगाकर शेष विवरण लिखा है। देखिए, हम इस प्रकार से जो हमारा लस्टर बना हुआ है, ये लस्टर है। यहाँ तिथि मतलब तारीख है, फिर तिथि, वार, उसका घटिपल घंटा मिनट, नक्षत्र उसका घटिपल घंटा मिनट, फिर योग का घटिपल, करण का घटिपल, फिर दिनमान, फिर उसके बाद आता है सूर्योदय सूर्यास्त, फिर तारीखें आ जाती, फिर सूर्य स्पष्ट, चंद्र का राशि प्रवेश है, फिर उसके बाद सूर्य स्पष्ट दिया है। और इस सूर्य स्पष्ट के पीछे यहां दिया है ग्रह नक्षत्र राशि 4। जैसे 1 तारीख को हमने लिखा ये पर्व है, ये त्योहार है और यहां तक आ गए। अब यहाँ मीटर नहीं आ रहा है तो यहाँ ए लिखा और यहाँ जगह खाली थी और केवल भद्रा ही लिखा था, भद्रा 2542 तक। तो अब ये जगह बची, ये ए यहां लिखकर इस लाइन का विवरण यहां लिख देंगे। तो इस प्रकार से कहां लिखा गया है, वो पंचांग के अंदर लिखा गया है। तो लस्टर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है संवत्सर के अंदर राजादि फल विचार। ये पहले पूरा इसका परिचय दिया जाता है संवत का, कि इसके कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर इनका मान, और अभी तक सृष्टि के आरंभ से कितने समय बीता है, और कल्प आरंभ से कितना समय बीता है, और विभिन्न प्रकार के सन की जानकारी, मावट है, सिंचाऊ वगैरह है, फिर संवत्सर का फल है, फिर राजा मंत्री वगैरह 10 अधिकारी होते हैं उनका फल है, फिर वर्ष के 4 स्तंभ और 4 आसमान का फल दिया है, फिर वर्षा आदि के विश्वा, वर्षा आदि के विश्वा भी यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद लाभ खर्च है, विश्वोत्तरी से, अष्टोत्तरी मत से। फिर ये जो कुंडली दी गई है नववर्ष प्रवेश कुंडली, ये अमावस्या के समाप्ति काल की बनाई जाती है। चैत्र कृष्ण की अमावस्या जब समाप्त होती है उस समय की कुंडली बनाते हैं नववर्ष प्रवेश कुंडली, और इसके आधार पर ही फल कथन किया जाता है। फिर बनाते हैं हम जगल लग्न कुंडली, वो मेष पर सूर्य जिस समय प्रवेश होता है उस समय की लग्न निकालकर
ये जगह लग्न कुंडली बनाते हैं। उसके बाद आद्रा प्रवेश कुंडली, आद्रा नक्षत्र पर सूर्य प्रवेश होता है उस समय की कुंडली बनाते हैं, उसका फल लिखते हैं, वर्षा का फल लिखा जाता है इससे। शरद जातक कुंडली बनाते हैं, उससे वर्षा ऋतु की फसल का फल लिखा जाता है। फिर ग्रीष्म जातक कुंडली, उससे ग्रीष्म ऋतु की फसल का भविष्य लिखा जाता है। फिर उस ग्रीष्म ऋतु का अर्थ है सर्दी में होने वाली फसल। फिर उसके बाद आता है ग्रहण विवरण। ग्रहण विवरण में हमारा कितने ग्रहण होंगे भूमंडल पर, उसमें से हमारे यहाँ पर कौन सा ग्रहण दृश्य होगा, इसका विवरण दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है मकर संक्रांति का फल अपन लिखते हैं, और उसके बाद प्रमुख त्योहारों के पूजन का समय आता है। बही खाता निर्माण, लक्ष्मी पूजन, शुभ कार्यों में वर्जित समय, यज्ञोपवीत के मुहूर्त हैं, ग्रहारंभ मुहूर्त हैं, गृह प्रवेश मुहूर्त हैं, सामान्य नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त हैं, फिर देव प्रतिष्ठा मुहूर्त, दक्षिणायन में उग्र देव प्रतिष्ठा, फिर द्विरागमन मतलब विवाह के बाद दूसरी बार जब लड़की ससुराल जाती है वो, अशुद्ध ग्रहारंभ मुहूर्त, अशुद्ध गृह प्रवेश मुहूर्त, विपणी मुहूर्त, मशीनरी का मुहूर्त दिया है, फिर अशुद्ध विवाह मुहूर्त है। देखिए उसके बाद ये सार्वदेशी शुभ विवाह मुहूर्त दिए जाते हैं इस प्रकार टेबल में। तो इसमें लिखा जाता है कि ये मास के बाद तिथि, वार, दिनांक, विवाह का नक्षत्र कौन सा है, उसकी रेखा कितनी है, फिर लतादि 10 दोष रेखाएं, लात पात युति वेद जामित्र बुध पंचक एकारगल उपग्रह क्रांति साम्य और दग्धा तिथि, ये 10 दोषों का विचार किया जाता है। फिर चंद्र राशि, फिर सूर्य राशि, फिर गुरु राशि। तो हम यहाँ से त्रिबल शुद्धि को देख सकते हैं। और इसके बाद फेरे का टाइम दिया जाता है, कितनी बजे के लग्न होंगे उसका विवरण यहाँ दिया रहता है। तो ये विवाह मुहूर्त निकलने के बाद आपका अगला जो बिंदु आता है वो आता है राशिफल। यहाँ पर राशिफल दिया जाता है 12 राशि का फल। उसके बाद हम तेजी मंदी देते हैं। तो देखिए तेजी मंदी देना नहीं देना आवश्यक नहीं है, पर अभी तक जो इससे पहले जो विवरण मैंने सुनाया वो सभी पंचांग में आवश्यक थे। मतलब कुल मिलाकर ये है कि राजा मंत्री के फल होना चाहिए, लाभ खर्च होना चाहिए, वो विश्वा होना चाहिए, फिर आपकी वर्ष कुंडली, वर्षेश कुंडली, आर्द्रा प्रवेश कुंडली ये होना चाहिए, ग्रहण विवरण होना चाहिए, मकर संक्रांति का फल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, लक्ष्मी पूजन का समय होना चाहिए। इन सब के बाद कुछ मुहूर्त, गिने चुने मुहूर्त निकले निकलाए होना चाहिए, विवाह मुहूर्त होना चाहिए और राशिफल होना चाहिए। अब आप तेजी मंदी न भी दें तो पंचांग का ये मूल विषय नहीं होता है, इससे हम इसको पंचांग में छोड़ भी सकते हैं, पंचांग में न दे तो भी चलेगा। इसके बाद आगे चर्चा करें तो लस्टर प्रारंभ हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बना के बताया था। देखिए इसमें सबसे पहले यहां दी जाती तारीख, यहां उस महीने का नाम, यहां तारीख वाला कॉलम आ जाता है। ये तारीख के बाद आ जाती है तिथि, तिथि का कॉलम, तिथि के बाद वार, ये वार का कॉलम आता है। अब यहां अगर कोई तारीख नहीं लिखी, 0 लिखा, तिथि वार लिखा है और उसका घटिपल लिखा और आगे 000 दिया जाता है, इसका अर्थ है कि वो तिथि न तो इस सूर्योदय का स्पर्श कर रही है न अगले सूर्योदय का स्पर्श कर रही है। वे तिथि, नक्षत्र और योग जो सूर्योदय का स्पर्श नहीं करते हैं क्षय कहलाते हैं, और वे तिथि, नक्षत्र, योग जो 2 सूर्योदय का स्पर्श करते हैं वे वृद्धि कहलाते हैं। क्षय नक्षत्र, क्षय तिथि, क्षय योग, वृद्धि तिथि, वृद्धि नक्षत्र, वृद्धि योग, ये सभी मुहूर्तों में वर्जित माने गए हैं, परंतु
ग्रहण करते हैं आवश्यकता में। वार के बाद घटीपल आता है, यहाँ पर घटीपल में मान दिया जाता है यहाँ। उसके बाद घंटा मिनट में मान दिया जाता है। घंटा मिनट में मान होने के बाद ये पूरे भारत में स्वीकार्य होता है। यहाँ पर जो घंटा मिनट का मान है वो पूरे भारत में उसी समय से वो तिथि समाप्त होगी। फिर आता है नक्षत्र, यहाँ नक्षत्र का नाम आ जाएगा, फिर उसका घटीपल में मान आएगा घटीपल, और फिर उसका घंटा मिनट में मान आएगा। घंटा मिनट में मान आने के बाद फिर आ जाता है योग, यहाँ योग का नाम आएगा। योग के नाम के बाद आ जाता है उसका घटीपल। अपने पंचांग में घटीपल ही है बस। कोशिश कर रहा हूं कि अगले साल घंटा मिनट में समाप्ति काल भी दे दूं। फिर यहाँ करण है, और करण के पास में यहाँ उसका घटीपल आता है। देखिए यहाँ उसके बाद दिनमान आता है,